तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए। और यहाँ पर हल्की मजबूती, हल्की गिरावट रुकने के आसार नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि कल के रिबाउंड के बाद बाजार कुछ और मजबूत होंगे या फिर ऊपरी स्तरों से फिर से आएगी बिकवाली। आइए, आज का दिन है बेहद अहमियत वाला। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़े अच्छे संकेत लंबे समय बाद सुबह हमें आते हुए दिखे हैं। क्या समझना चाहिए इन संकेत से और कल के रिबाउंड से, जानते हैं सर के साथ। बताएं सर इस समय के ट्रिगर्स। दीप, देखिए, पहले तो सबसे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहाँ पर एक हल्की सी अच्छी खबर आप कह सकते हैं वो आती दिख रही है। नेटो की सदस्यता नहीं चाहिए, ऐसा कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। इसको विस्तार से हम बात करेंगे कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। ठीक है। दूसरी बात यह कि अमेरिका से तेल खरीदने के मामले में, गैस खरीदने के मामले में अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है और ब्रिटेन भी धीमे धीमे इसे कम करने के मूड में है। ये दो बड़े डेवलपमेंट है युद्ध से रिलेटेड, जिसका विस्तार से हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन आज से टीसीएस का बायबैक खुल रहा है और चिंता न करें, जैसा कि मैंने वादा किया था, पढ़ाई करके आ चुका हूँ। आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो लोग जितने ज़्यादा परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश हम आज कर देंगे आपके लिए, तो निश्चिंत रहें। LIC के DRHP को यहाँ पर सेबी ने कुछ ऑब्जर्वेशन लेटर्स के साथ में मंजूरी दी है, तो एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी मंजूरी पूरी तरह से आना बाकी। ऑब्जर्वेशन लेटर आया है, उसके जवाब LIC की तरफ से आएंगे और उसके बाद फाइनल RHP फाइल किया जाएगा। वक्त मतलब सर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में तो 21 दिन ही है, आने की संभावना बन सकती है। मेरे ख्याल से इस बात पर डिपेंड करता है कि मार्केट का मूड माहौल कैसा रहता है। अगर मार्केट का मूड माहौल ऐसे ही रहा तो शायद फिर लाना ठीक भी नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा कोई कोई जरूरी तो है नहीं कि आपको लाना ही लाना चाहिए। करेक्ट सर। तो आप आराम से लाएं, क्या फर्क पड़ता है। अगर नहीं ठीक है तो अगले क्वार्टर में ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब कुछ देखिए, बाकी इशू नहीं आएगा, मार्केट का माहौल सही होना चाहिए। मेगा IPO अब तक का सबसे बड़ा IPO है, तो वाकई में उसके लिए एक अच्छा मजबूत सेंटीमेंट चाहिए, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो। करेक्ट। सो इसलिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट होगी। नहीं तो आमतौर पर हम कहते हैं कि आप इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में पैसा 5, 10, 15, 20 साल के लिए लगाते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही वैसा है। बिल्कुल। आप इंश्योरेंस पॉलिसी 5, 10, 15 महीनों के लिए नहीं खरीदते, 5, 10, 15 साल के लिए खरीदते। तो इसका मतलब क्लियर कट है, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल वैसा हो, आपको इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से करना चाहिए। सो वैसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी साइज का IPO, मेगा IPO हो तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो उम्मीद करें कि LIC का IPO इसी महीने आए। उम्मीद करें बाजार भी इसी महीने ठीक हो जाए। वो भी बात सही है। तभी आएगा ना, तभी आएगा। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल सर। और बाजार की आपने बात करी तो एक संकेत कल आया था थोड़ा ठीक होने का, लंबे समय बाद पॉजिटिव टेरिटरी में बाजार क्लोज हुए थे, उस पर आपसे राय लेनी है। पर आज सुबह के जो थोड़े संकेत आ रहे हैं वो भी बेहतर हुए। हालांकि SGX निफ्टी अब हम देख रहे हैं ऊंचाई से फिसला है, इवन बाकी एशिया के बाजार ऊंचाई से फिसल रहे हैं। पर एक जो समझौते का संकेत यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फाइनली दिया है, इससे क्या समझना है सर? इससे देखिए, अच्छा समझना है या खराब समझना है ये आप पे डिपेंड करता है। हम पहले अच्छी की बात करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि वो नेटो की मेंबरशिप अब नहीं लेना चाहते हैं। ये उन्होंने बयान दिया है एक TV इंटरव्यू में। राइट। रशिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो के साथ जाए, क्योंकि नेटो को रशिया के अगेंस्ट माना जाता है। और जो पूरा रशिया का कि वो टुकड़े टुकड़े हुए हैं, उसमें नेटो का बड़ा योगदान था। और नेटो बना ही इसीलिए था कि ताकि वो रशिया से अलग होने वाले देशों की मदद कर सके। ठीक है। तो रशिया कभी ये नहीं चाहेगा कि नेटो मजबूत रहे। और ये था भी कि उस पूरे रशिया के अलग अलग टुकड़े होने के बाद नेटो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ नहीं। और वही सबसे बड़ा सरदर्द रशिया के लिए। और एक सबसे बड़ा कारण अगर रशिया यूक्रेन पर चढ़ा है तो उसकी वजह यह है कि भाई, अगर आप नेटो के मेंबर बनेंगे तो मुझे नेटो घेर लेगा, और मैं वो नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता मेरा पड़ोसी देश मेरे दुश्मनों के साथ खड़ा हो। करेक्ट। तो अगर जेलेंस्की साहब ये कहते हैं कि हमें नेटो की सदस्यता नहीं चाहिए, तो ये एक तरह से उनकी तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट है रशिया की तरफ कि भाई, आपने जो दबाव बनाया, जो युद्ध किया, जिसकी वजह से हम बैकफुट पर है, हम छोड़ने को तैयार हैं। करेक्ट। ठीक है। तो ये इसका सीधा सीधा मतलब होता है, जो आप और हम आसानी से निकाल सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है। अब इसका दूसरा मतलब होता है जो कूटनीति के और राजनीति के लिहाज से होता है, वो समझना जरूरी है। अगर यूक्रेन ये स्टेटमेंट खुले आम दे रहा है तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब ये निकलता है कि आप कभी भी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, नेटो पर भरोसा मत कीजिए। ये आपके दोस्त नहीं है, दिखाने के दोस्त हैं, काम के दोस्त नहीं है। ठीक है।
हालचाल पूछने के लिए अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा बीमार पड़ गए तो मैसेज करके हालचाल पूछ लेंगे, लेकिन अगर इनको कह दे कि आके 2 दिन हॉस्पिटल में सोइए, मेरी सेवा करिए, तो आएंगे नहीं करेंगे, है ना। ये वैसे दोस्त हैं जो अच्छे समय वाले दोस्त हैं, बुरे समय वाले। ये स्टेटमेंट बहुत साफ जाता है। और इसीलिए जब ये हमारे काम नहीं है, अगर आज दिन होने आए और पूरा तबाह हो रहा है, उसके बावजूद भी नेटो की तरफ से कोई एक्शन तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो फिर फिर क्यों मुझे नेटो की सदस्यता चाहिए? तो ये उनकी तरफ से ये करारा जवाब है। इस जवाब के 2 मतलब निकल सकते हैं दीप जी, और वही सबसे इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि भाई नेटो भी बोलते कि भाई जब आप मेंबर ही नहीं बन रहे, ये तो ठीक है, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हथियार डाल दीजिए, जो होना है, तब युद्ध खत्म होने की कगार पर पहुंचेगा। दूसरी तरफ अगर इसे दिल पर ले ले अमेरिका, नेटो, यूरोप, ब्रिटेन, सब लोग, तो फिर क्या इस लेवल के बाद, क्योंकि उन्हें भी ये दिखाना है दुनिया भर में कि अगर एक एक करके ऐसे हमारे से देश दूर होते जाएंगे, और ये फीलिंग सब में स्ट्रांग है, जो अमेरिका के साथ हमेशा खड़ा रहा है। अब तक का रिकॉर्ड है, अमेरिका ने मुसीबत के समय में उनको छोड़ा है जी, राइट। तो अगर ये फीलिंग उन देशों को आती है तो फिर अमेरिका को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, और ये कुछ करके दिखाने वाली जो सिचुएशन है उसमें बात बिगड़ सकती है। अच्छा, तो दोनों तरफ ये हो सकता है। हाँ, तो अगर सीधे सीधे तौर पर देखेंगे तो बहुत अच्छी खबर दिखती है, वेरी गुड। लेकिन अगर इसके आफ्टर इफेक्ट्स नेगेटिव साइड पर जाएं तो नेटो को समझ में आ जाएगा कि न सिर्फ नेटो को, बल्कि नेटो में जो बाकी देश हैं वो भी ये सोचेंगे हम क्या सही ऑर्गेनाइजेशन में तो है, सही एसोसिएशन तो में तो है, सही दोस्तों की कंपनी में तो है। करेक्ट। अगर उसमें भी फिर कोई और देश दाएं बाएं होंगे तो निकलने की कोशिश करेंगे। प्लस जो पिछले दिनों में बात आई थी, 2 और देश रूस के पास वाले सोच रहे थे कि नेटो में जाए ना जाए, फिनलैंड और एक और सोच, वो सोचेंगे अरे भाई जो यूक्रेन जाने की सोच रहा था उसका ये हाल है, हम क्यों जाए बिना मतलब आ बेल मुझे मार। सो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका को अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, नेटो को अपनी दादागिरी दिखाने के लिए एक्शन लेना पड़ सकता है, और वो सिचुएशन बिगाड़ सकता है। तो क्या होगा दोनों में मुझे नहीं पता, मैं सिचुएशन का विश्लेषण कर सकता हूँ, इवेंट क्या होगी ये मेरी समझ के बाहर है, लेकिन दोनों तरफ से इसे देखिए। दूसरी चीज, एक और चीज जो है ना, ये दोगलापन बाकी सारे देशों का समझे। पोलैंड को उनको एरोप्लेन भेजने, कल पोलैंड का बयान आया कि हम यूक्रेन को प्लेन देने के, युद्ध वाले प्लेन देने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें सीधा नहीं देंगे, पहले अमेरिका भेजेंगे, अमेरिका से आपका क्या मतलब है भाई? इवन दो बॉर्डर आपका है। हाँ, बॉर्डर पे है, नहीं इधर से, मतलब आपको मतलब है ना क्लैरिटी नहीं। दूसरी तरफ देखिए ब्रिटेन, हम आपके ऑयल और गैस पे बैन लगाएंगे 2022 के अंत तक, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया 2022 के अंत तक लड़ते रहे? एग्जैक्टली। नहीं करना तो साफ मत करो ना भाई। इस तरह के स्टेटमेंट दे के आप अपनी हंसी उड़वा रहे हैं। भाई अगर अगले 9 महीने तक ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन साहब ये जो है ये बोलते हैं 9 महीने में हम पूरा बंद कर देंगे, तो ये तो इसके लिए क्या आपको दोनों को लड़वाना जरूरी था? वैसे ही कर देते। अमेरिका तुरंत प्रभाव से बैन लगा रहा तो सिर्फ इसलिए कि लगभग ऑयल के मामले में वो सेल्फ सफिशिएंट है, हार्डली इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए लगा रहा है। हिम्मत है तो लगा के देखें बैन सारे यूरोप के देश, कि हमें रशिया से गैस नहीं चाहिए, ऑयल नहीं चाहिए, मेटल्स नहीं चाहिए, ये तो कोई कर नहीं रहा। स्विफ्ट भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। स्विफ्ट लागू नहीं हुआ, एक भी चीज रशिया से जो आपकी इंपोर्ट हो रही है वो बने। तो ये है ना, इस वक्त है ना दीप, ये रशिया और यूक्रेन से कहीं बड़ी चीज हो रही है दुनिया भर में। अपने अपने पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहे हैं, पावर इक्वेशन बन रहे हैं, और इसका अंत कैसे होगा ये हमारे छोटे से दिमाग की समझ से बहुत बाहर है। तो इसलिए मैं न बहुत बुलिश हूँ न बहुत बेरिश हूँ। जैसा दिन जैसा सामने आए, जैसी खबरें आए वैसा देखें, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट जो खबरें दिखती है वैसा अंदर है नहीं। जेलेंस्की साहब अगर बोल रहे हैं कि नेटो की सदस्यता नहीं लेना चाहते, तो जरूरी नहीं कि वो जो कह रहे हैं उसका मतलब वही है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि देख लो, मैं पहला हूं जो आपका साथ छोड़ रहा हूं क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है, आप मेरे साथ खड़े नहीं हुए। ऐसा बहुत सारे और देश भी कर सकते हैं। करेक्ट। सो ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। लेट्स सी क्या होता है। डेंजरस गेम खेल रहे हैं सर ये तो, दोनों पावरफुल ब्लॉक्स के बीच में अटक के क्या करेंगे? मतलब कई बार क्या होता है, आप किसी पर भरोसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे विश्लेषण पर भरोसा किया कि मैंने ये कहा, हो सकता है मेरा विश्लेषण गलत निकल जाए। यूक्रेन के साथ भी हो सकता है कि उन्होंने विश्लेषण ये किया कि नेटो है, अमेरिका है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा रूस, और आधे रशियन जो है वो यूक्रेन से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम भी उन्हीं का हिस्सा रहे तो ऐसा थोड़ी मार ही देंगे, हमें चढ़ी जाएंगे। लेकिन हो गया ना, तो कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाती है। कई बार बाकी देशों की कैलकुलेशन ये रही होगी कि रशिया नहीं करेगा, लेकिन पुतिन साहब तो
वो सारे के सारे, अब इस बार तो मुझे याद भी है अच्छे से कि पिछली बार मैंने गलत बोल दिया था, वो राउडी राठौर वाला डायलॉग है, जो मैं कहता हूँ तो जरूर करता हूँ, जो नहीं कहता वो पक्का करता हूँ, वैसा वाला हाल है। Correct. तो कर ही रहे हैं, वो हर एक चीज कर रहे हैं। करेक्ट सर। तो इसलिए सिचुएशन कहीं भी जा सकती है। प्रॉब्लम दीप क्या है इस पूरे मामले में, अभी भी अंत कहां और कैसे होगा इसका अंदाजा 12-13 कितने दिन होगा, 14 दिन, 14 दिन 2 हफ्ते, आज भी हमें अंदाजा नहीं लग रहा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरी कि 14 दिन बाद भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं सोच पा रहे हैं, आगे देख पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं कि इसका अंत कैसे होगा। अंत क्या यूक्रेन खत्म होकर रशिया को सरेंडर कर देगा, ये अंत है, या फिर नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन, बाकी देश मिलकर रूस से लड़ेंगे, ये अंत है, परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, वो अंत होगा, ये क्या बातचीत करके होगा, नोबडी नोस। तो जब तक ये अनिश्चितता है तब तक मुझे बाजार पे किसी तरह का कोई भरोसा नहीं, न तेजी पर न मंदी पर। तो जैसा है डे बाय डे उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है सर। पर एक बार तो कल के एक्शन की बात करनी ही पड़ेगी सर, क्योंकि लंबे समय बाद एटलीस्ट वो जो भारी गिरावट का ट्रेंड है वो ब्रेक हुआ, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई, अच्छे लेवल्स पर बाजार बंद हुए, 16,000 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ। भरोसा करना चाहिए हेडलाइन वाले बाजार में? देखिए दीप, ओवरसोल्ड मार्केट है, रिकवर होना था। कई बार क्या होता है कि खबर और डेटा दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो एक रिकवरी मिल जाती है। खबरें कल बुरी नहीं थी कुछ भी, और ओवरसोल्ड मार्केट थे कल। बहुत दिनों बाद हमने वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर रखे। जी करेक्ट जी, दिख रहा था एक नीचे से रिकवरी आनी है। अब वो रिकवरी भी कौन सी आसानी से दी आपको, पूरे दिन भर तड़फाया। एक बार परसों का लो नीचे टच किया, स्टॉप लॉस अगर किसी ने लोस पर रखे होंगे 15,711 पे, तो उनके ट्रिगर हुए, उसके बाद जाकर आपका पैसा। पैसा बनाना आसान काम है नहीं, पोजीशन होल्ड करना आसान। डिसिप्लिन के तौर पर अगर आप लो का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ना, जिसने 15,700 रखा है स्टॉप लॉस, उनका ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर 15,671 कल का लो बनाया और वहां से घूम गया। करेक्ट सर, करेक्ट। तो इसका मतलब क्लियर कट है, वो लेवल पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए गया। डायरेक्शन हमारा, परसों भी हमने कॉल ऑप्शन लेकर जाने की बात की थी, डायरेक्शन क्लियर है, लेकिन लेवल उस पर तो आप भरोसा नहीं कर सकते। करेक्ट। सो मेरा पॉइंट सिंपल है दीप कि इस मार्केट में आपको एक ही काम करना है, ओवरनाइट पोजीशन अभी भी नहीं रखनी, मिनिमम रखनी। वो हमारा फॉर्मूला जो है, इंट्राडे पोजीशन में स्टॉप लॉस रखने ही रखने हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप तेजी की पोजीशन में फंसे हुए तो जहां जहां जिस वक्त आपको हल्का होने का मौका मिले वो हल्का होते रहिए, कैश में आइए। करेक्ट। या आपको लगता है कि मैं मेरा भाव के आसपास आ गया, या मेरे को लगता है कि मेरे रीजनेबल लॉस है, निकल जाइए। जितना हल्का करते रहेंगे ना उतना आप सेफ रहेंगे। ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है कि कोई ऐसा कुछ नहीं कि युद्ध खत्म हो गया तो भी आप मतलब कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे। हो सकता है 800,000 पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी ने 1000 पॉइंट सीधा ऊपर खुल जाएगा। वो स्क्रीन पर बढ़ेगा ना, आपको मौका दे देगा, 200 पॉइंट ऊपर खरीद सकते हैं आप। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि मार्केट में ओवर पेसिमिस्टिक होना भी ठीक नहीं, क्योंकि बहुत गिरकर हम काफी कुछ डिस्काउंट कर चुके हैं। अब फ्रेश बिकवाली आनी है, तो इसी वजह से आने के अमेरिका नेटो की तरफ से कोई एक्शन हो। अगर कोई एक्शन नहीं होता, ये जुबानी जंग से कभी कुछ नहीं होगा कि हम ये सैंक्शन लगाएंगे वो लगाएंगे, कुछ नहीं होना। 15 दिन में आपसे कुछ नहीं हुआ तो ठीक है ना, तो उससे नहीं गिरेगा। अब गिरेगा अगर काउंटर अटैक कुछ होता है दूसरे देशों की तरफ से रशिया पर, तो नहीं तो अब और फ्रेश आप शायद 15,500 को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ठीक होने लगती है तो आप 16,500 तक जा सकते हैं। 16,500 के पार तभी जाएंगे जब जंग खत्म होने के आसार। तो अब आपको 15,500 16,500 की रेंज में टाइम पास करना है। इस 1000 पॉइंट की रेंज में, इस 1000 पॉइंट की रेंज को आप निर्णायक तौर पे तभी तोड़ेंगे, 16,500 के ऊपर तभी जाएंगे जब आपको लगता है कि युद्ध खत्म हो रहा है। और अगर कोई न्यूक्लियर वॉर या सिचुएशन खराब होने के संकेत आएंगे तो 15,500 तोड़ेंगे। नहीं तो इसी तरह से ऊपर में जैसे जैसे आए हल्का करिए, सपोर्ट लेवल के आसपास नीचे की तरफ आए, थोड़ी बहुत स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए। ये मार्केट आपका बनने की सिचुएशन अभी दिख रही है आज की तारीख। तो युद्ध के बेसिस पर एक बॉटम बन गया है, अगर नेगेटिव न्यूज और नहीं आए बॉटम तो बोलो ही मत आप। बेस में बॉटम तो इस मार्केट में बोलना ही नहीं है। गलत शब्द पता निकाल नहीं लिया। बहुत लोगों ने बहुत बार एक शब्द बॉटम सुन लिया कई बार, इसलिए लोगों को बड़ी एलर्जी और गुस्सा भी आता है। इसलिए हम वो गलती करने की कोशिश भी नहीं करें। बेस बनने की कोशिश हो रही है 15,500 15,700 के आसपास, तो देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है सर, अंडरस्टूड। चलिए सर, फिर आज का सेटअप भी समझ लेते हैं बाजार की बात। ग्लोबल मैंने न्यूट्रल रखे, न्यूट्रल से हल्के अब नेगेटिव बोलूं पॉजिटिव बोलूं इसलिए समझ नहीं आया तो न्यूट्रल है, ठीक है। एफआईज के संकेत नेगेटिव नहीं, सुपर नेगेटिव है। घरेलू फंड्स पॉजिटिव साइड पर हैं
एफआईज के संकेत, एफएनओ के संकेत पॉजिटिव से हल्के से न्यूट्रल हैं। कल जितने पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन हल्के से पॉजिटिव है। सेंटिमेंट नेगेटिव से कॉशियस हुआ है, सावधानी भरा, और ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ठीक है सर। निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन पहला है 15,850, 15,925। इस रेंज में खुलकर हम टाइम पास करेंगे, फिर देखेंगे कि वाकई में रुकने की ताकत है या नहीं। अगर खुलने के बाद नीचे गए तो 15,675, 15,725 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा। ऊपर की तरफ 16,125, 16,200 है पहला जोन, जहां पर जाकर निफ्टी रुकता हुआ दिख सकता है। इसके पार निकल के टिका तो 16,250, 16,350 वो रेंज है जहां पर आपको अच्छी खासी मुनाफा वसूली आने की संभावना बनती है। ठीक है सर। अब आइए बैंक निफ्टी 32,550, 32,875 हल्की फुल्की रुकावट की जगह इस रेंज में खुलने की कोशिश कर सकते हैं अगर नेगेटिव खुले तो। और इसके नीचे 32,150, 32,375 मजबूत सपोर्ट जोन है। 32,150 का कल लो बनाया था, उसके नीचे जाने पर या 32,000 के नीचे खराब होगा। कल आपको याद होगा 32,000, 32,200 हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया था, वहां पर खरीदारी बनती है। 150 का लो बनाकर वहीं से मार्केट घुमाए तो क्लियर कट ये है। ऊपर बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स क्या है? 33,500, 33,600 हल्की फुल्की रुकावट है, हल्की फुल्की। 33,150 के आसपास हम बंद हुए, करेक्ट। तो ये हल्की फुल्की रुकावट है 33,500, 600 के आसपास। इसके पार 33,900, 34,100 सप्लाई जोन है। इसको पार करके टिकेंगे तो मजा आएगा। बेसिकली 33,900, 34,100 एक सप्लाई जोन है, 34,400, 34,600 दूसरा सप्लाई जोन है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बैंक निफ्टी पर भी हम ये आपके लिए सारे के सारे बड़े जोन ठीक है सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस? सपोर्ट लेवल निफ्टी के आपके लिए जो दीप बनकर आता है वो है 16,000, 16,025 पर आप बंद हुए। 16,000 लगभग वही समझ लीजिए। 15,950, 15,875 दो छोटे सपोर्ट लेवल है। 15,775, 725 मीडियम है, और 15,675 फाइनल सपोर्ट लेवल है। आज एक बदलाव दिखेगा आपको थोड़ा सा कि 50-50 के पॉइंट पे जो सपोर्ट लेवल आ रहे थे उससे 25-25 पॉइंट वाले में आ गए। 875, 775, 725, 675 ये हुआ है। ये थोड़ा सा रेंज लेवल्स में बदलाव हुआ है हल्का सा जी। ऊपर की तरफ 16,125, 16,200, 250, 350, 450 ये फाइनल लेवल से ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 33,000, 33,150 पर आप बंद हुए। 32,875, 32,350, 375 और 32,150। इसके नीचे के मैंने निकालने की जरूरत भी नहीं समझी, हिम्मत भी नहीं हुई। दोनों ही है जितने 32,150। हायर साइड पर क्या है? 33,275, 33,150 हम बंद हुए। कल का हाई 33,275 के आसपास, 33,300 हमने कल बोला था, 33,263 का हाई बना दिया आखिरी मिनटों में। लगभग वहां पहुंच गया। तो बैंक निफ्टी में को जो एक शार्प रिकवरी शॉर्ट कवरिंग की वजह से देनी थी वो कल तो मिली आपको। 33,275, 33,550 ये छोटे दो लेवल हैं। 33,900, 34,000, 34,100 मीडियम लेवल है, जो रेंज मैंने कहा कि जहां पर आपका टेस्ट होगा आप में और ताकत बची या नहीं बची। अगर गलती से इसे पार कर जाए, संभावना कम है, कोई अच्छी चीज आ जाए पार कर जाए तो 34,400, 34,600 हो सकता है। ये अच्छी चीज क्या हो सकती है? एक स्टेटमेंट जेलेंस्की के सामने बोला कि हम नेटो के सदस्य नहीं लेंगे। दूसरा, हम बिना शर्त रूस से बात करने को तैयार हैं, या रूस के हम बिना शर्त बात करने को तैयार है। वो भी हो सकता है कि भाई अगर आपने कहा कि नेटो की नहीं लेंगे तो चलो हम भी एक कंडीशन हमारी छोड़ते हैं। आप एक कंडीशन छोड़ रहे हो, हम भी एक कंडीशन छोड़ते हैं, अब बात करते हैं। तो कुछ भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट खबर किसकी तरफ से आएगी, अच्छी आएगी खराब आएगी मुझे नहीं पता जी। राइट, तो मुझे लेवल्स पता है, वो मैंने आपको दीजिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, कल की रिकवरी में डेटा में क्या बदलाव हुआ? एफआईज ने इंडेक्स पोजीशन और घटाई है 38% के। वैसे देखने में अच्छा लगता है कि एफआईज के पास अब इंडेक्स में ज्यादा लॉन्ग बचे नहीं है, लेकिन इंडेक्स में ओवरऑल पोजीशन लॉन्ग में कम है। इसलिए ज्यादा मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, बट ठीक है, बिकवाली कम होगी इंडेक्स में, कम से कम ये है। लेकिन दूसरी समस्या जो एफआईज का डेटा में यही डिस्कस करना चाहता हूँ, समस्या कैश मार्केट में कल फिर से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा आया एक दिन का 8,143 करोड़। अब इसमें आप देखिए, अगर पिछले 5 दिनों में रोज $1 बिलियन के आसपास की बिकवाली हो रही है, कितना झेलेंगे भाई? करेक्ट, बिल्कुल। मतलब ये तो एफआईज भी खुश हो रहे होंगे कि यार ठीक है मेरा माल बिक रहा है, क्योंकि 6,500 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में घरेलू फंड्स ने की है। लेकिन ये बिकवाली का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब इसमें दो चीजें, नेगेटिव साइड पर देखें तो आंकड़े बहुत खराब है, ये ऊपर टिकने नहीं देंगे आपको। पॉजिटिव साइड पर देखें तो अगर 8,000 करोड़ की बिकवाली किसी और दिन कर दी होती तो पिछले 2008 के जमाने में तो लोअर सर्किट लग जाता। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन फिर भी हम पी गए इसको। ताकत तो है, इसका मतलब फंड्स तो है। सो अब देखते हैं ये बेचते बेचते रुकते हैं या हम खरीदते खरीदते रुकते हैं। कौन पहले थकता है, किसके पहले पैसे खत्म होते हैं? इनके शेयर खत्म होते हैं या अपने पैसे? करेक्ट। तो वो वाली चीज है। लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है कि बिकवाली रुकेगी तो सेंटीमेंट सुधरने की वजह से, बाकी नहीं। तो लेट्स 1,000 करोड़ के इंडेक्स और बेचे, और ये सब शॉर्ट किए हैं, सब शॉर्ट किए भाइयों ने। ऐसा नहीं कि मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है, शॉर्ट किए हैं। 986 करोड़ के स्टॉक्स और बेचे।
कल के आंकड़े तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब अच्छे दिन इतने खराब आंकड़े। 10,000 करोड़ की बिकवाली है डायरेक्शनल, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। मुझे याद नहीं पिछली बार 10,000 करोड़ की बिकवाली एक दिन में एफआईज ने डायरेक्शनल तौर पर क्या कब की। 8,143 करोड़ आपके कैश में हो गए, 986 करोड़ आपका हो गया स्टॉक फ्यूचर, यानी कि आपका हो गया 9,100 करोड़। ठीक है, 9,100 करोड़ और 1,000 करोड़ आपकी इस इंडेक्स की 10,100 करोड़ के आसपास की बिकवाली। कल ऊपर कैसे गए फिर? तीसरी महाशक्ति जिंदाबाद। डर लगता है कि कब रुकेंगे। ये डेटा ये सारे आपके लीजिए। अंडरस्टूड सर। पोजीशंस की बात करें, एक्चुअली पीसीआर क्या कह रहे हैं सर, ये तो बता। पीसीआर 0.75 है, 0.69 से थोड़ा सा बड़ा है, अभी भी है ओवरसोल्ड लेवल के नजदीक ही है, एकदम वैसा ओवरसोल्ड जैसा नहीं है। 0.7 के नीचे आप जो 0.7 के नीचे ज्यादा कंफर्ट होता है, तो आज दिन के दौरान नीचे आएगा तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग रिकवरी नीचे से मिल जाएगी आपको। हाँ, लेकिन ये कि पोजीशन थोड़ी कम हुई है, ये वो वाली चीज है, बट है कंफर्टेबल है ओवरसोल्ड के नजदीक ही है। विक्स 3% घटकर आया है, कोई खास बात नहीं है। अब आइए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन, छोटा स्टॉप लॉस दूंगा आज। डिप बड़ा तो बहुत दूर निकल कर आता है, लेकिन छोटा ही लगाना है, और वो लगाना है आपको 15,850 पर इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे। छोटा रखिए, 150 पौने 200 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क अपने रखनी नहीं है। 15,850, ठीक है। बैंक निफ्टी पर 32,800 का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। 33,150 पे बंद हुए, छोटा ही दे रहा हूँ यहाँ पे भी, यहाँ भी बड़ा नहीं दे रहा। लॉन्ग पोजीशन में बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे। ठीक है सर। 32,871 की लोएस्ट क्लोजिंग मिली आपको परसों, उसके नीचे बंद हो तो फिर थैंक यू वेरी मच कर दीजिए। और इंट्राडे में भी 32,871 के नीचे रखना है। मैंने राउंड फिगर में 800 रखा, 51 पॉइंट का आजकल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। अब शॉर्ट पोजीशन में आइए, 16,250 एक ही स्टॉप लॉस है, सिंपल। जिनको बहुत छोटा रखना है 16,025 के आसपास, कल हमने बात की थी कि 3 बजे तक 16,025 के ऊपर टिकना चाहिए। 16,028 का लो हाई बनाकर वहीं रुक गया। वो लेवल तो परफेक्ट दे रहा है मार्केट, लेवल में समस्या नहीं, लेवल बराबर आ रहे हैं, लेकिन कौन से वाले से घूमेगा वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपके लिए 16,250 थोड़ा दूर का है, वहां लगा लें। छोटा करना है तो फिर एक बार अगर नीचे आ जाए तो फिर 16,050 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन। अभी 16,250। बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहे हैं। इंट्राडे वाला 33,600 रख रहा हूं मैं, क्लोजिंग अनफॉर्चुनेटली 34,400 के नीचे नहीं मिल रहा, बहुत दूर है सर। मैं क्या करूं, मेरे पास है ही नहीं। 2 दिन पहले आपकी 34,407 की क्लोजिंग हुई, तो 34,500 के पहले क्लोजिंग स्टॉप लॉस है नहीं। कांट हेल्प इट। ठीक है सर। नई पोजीशन 2 तरीके से आज मैंने अलग बनाई है दीप की, नॉर्मल ट्रेडर के लिए, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए 15,725, 15,875, ये 150 पॉइंट की रेंज है खरीदारी करने के लिए। यहाँ पर आए खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस 15,650 का लगाना है, कल का लो 15,671 है, उससे थोड़ा नीचे 15,650 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो बनेंगे 15,950, 16,000, 16,125, 16,200, ये 4 टारगेट छोटे छोटे, ये आपके लिए इस रेंज में खरीदारी करने के लिए आज से। ठीक है। अब एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं तो 16,850, माफ कीजिएगा 15,850 का स्टॉप लॉस लगाइए। जो स्टॉप लॉस हमने बोला है, अगर समझे गैप से आप 101 पॉइंट नीचे खुल जाए, एक चांस ले सकते हैं 15,850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर। और अगर इसके नीचे जाए तो फिर नीचे खुले तो खरीदिए भी मत, और नीचे जाए तो निकल भी जाइए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टारगेट जो ऊपर के बनेंगे 16,125, 16,200, 250, 350, 450, 475, मतलब 500 तक की यात्रा होती है अगर आप 16,850, 15,850 को नहीं तोड़ते हैं तो। ये हो गया आपकी खरीदारी करने का। बेचने की बात है, बेचने के लिए 16,200 से मूड बनाइए। जरूरी आप 16,200 पे बेच दें, 16,200 पे एक बेचिए, 250 पे एक बेचिए, 350 पे बेचिए। टुकड़ों में बेचना चाहते हैं तो तीनों जगह परफेक्ट है बेचने के लिए। एक आध बेचना है तो 250 पे बेचिए, 2 बेचना है तो 200 और 350 पे बेचिए। अपने हिसाब से देख लीजिए, उस समय का मूड माहौल, डाउ फ्यूचर, खबरें वगैरह सब देख के आपको डिसाइड करना है कि कहाँ बेचना है। लेकिन रेंज ये परफेक्ट है बेचने के लिए। स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ 16,500 का, वही लगाइएगा। टारगेट जो बनेंगे 16,150, 16,025, 15,950, 15,875, 775, 725, ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए आपको बिकवाली करनी है ऊपर में। क्लियर है। बिकवाली में एग्रेसिव ट्रेडर वाला मामला नहीं है, ऊपर रेंज में रखा है। बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं 32,150, 32,375 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं खरीदारी करने का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और वो स्टॉप लॉस होगा 32,000 का। टारगेट जो बनेंगे वो 32,550, 875 दो छोटे टारगेट हैं, 33,000, 33,150 मीडियम टारगेट है, और 33,250 का फाइनल टारगेट, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी इस रेंज में। एग्रेसिव ट्रेडर हैं
और अगर बैंक निफ्टी सुबह सुबह इस लेवल के नीचे ना खुले, और वो है 32,800 जो स्टॉप लॉस के तौर पर दिया है, समझिए आपको 32,900 33,000 के आसपास मिलता है। 32,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट जो बनेंगे 33,275, 525, ये दो छोटे टारगेट, 900, 34,000, 34,103 ये मीडियम टारगेट, और 34,800 फाइनल टारगेट, जिसके लिए खरीदारी कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी, इसको ध्यान से देखिएगा। 32,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आज 32,800 नहीं टूटता तो एक चांस आप खरीदारी करने का ले सकते हैं। ये सारे लेवल स्पॉट लेवल्स है। फ्यूचर्स में लगभग 90 माफ कीजिएगा 90-100 पॉइंट का प्रीमियम है, उस हिसाब से आप एडजस्ट करिएगा। मैं कैश लेवल्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब आइए बेचने की बात। जिनको बेचना है 33,900 34,100 की रेंज में बेच सकते हैं। 34,500 का दूर स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि 34,400 तक की तो यात्रा में देख सकता हूँ, 34,400 600 तक की, तो 34,500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इनको बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, फिर वो 34,200 का रख ले, बट 34,500 का सही स्टॉप लॉस निकल कर आता है। टारगेट जो बनेंगे नीचे की तरफ आपके 33,550, 33,275, 33,150, 33,000, 32,875, 32,500, 32,375, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आप ऊपर की तरफ बिकवाली भी जरूर करें। ये है आपके लिए लेवल्स। थोड़ा आपका, क्योंकि दोनों अग्रेसिव स्ट्रैटेजी आपने बाई की दी है, तो थोड़ा आपका बायस नहीं, इसका मतलब ये नहीं, हाँ अच्छा वो आपने पूछ लिया। इसका मतलब ये नहीं कि बायस पॉजिटिव है, बायस न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि लेवल्स मुझे दिख रहे हैं कि अगर रुकना है तो इस लेवल पे रुकना है। वहां से दिन के लिए खराब हो जाता है। जहां से दिन के लिए मार्केट खराब होना शुरू होता है, वो लेवल मेरा एग्रेसिव ट्रेडर के लिए होता है। सो बड़े दिनों बाद आपको एक अपसाइड मिली तो नीचे के लेवल लाए, नहीं तो हर रोज आप नए लेवल नीचे के निकाल रहे हैं। करेक्ट। सो अब मुझे नीचे के लेवल थोड़े विजिबल हो रहे हैं। 15,671, 15,711, 15,768, ये लेवल नीचे के आ रहे हैं। इसलिए ये, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बुलिश हूँ, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अच्छा वो पूछा है। ठीक है, चलिए मौका मिल सकता है इन लेवल्स के आसपास आपको अग्रेसिव खरीदारी का। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स फायदा कारोबार के? नहीं, डीप ब्रॉडली तो हम 16,000 ही मेक और ब्रेक लेवल है। 16,000 के पुट पर 25 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 35 लाख शेयर हैं। तो देखते हैं 16,000 के ऊपर हैं तो अच्छे हैं, 16,000 के नीचे हैं तो फिर हमेशा की तरह खराब ही हैं। अगला अहम सपोर्ट आपका सीधा 15,500 पे, बीच में छोटे मोटे हैं, और ऊपर की तरफ 16,200 पर रुकावट का लेवल है। 34 लाख शेयर वहाँ पर भी हैं। तो खास तो कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी का डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग। इतने छोटे 10-12 लाख है, थोड़ा सा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, पोजीशंस कम है इस समय इंडेक्स पर, ये क्लियर है। पर देखते हैं आज का सेशन कैसा निकलता है। आइए टीसीएस मेरे को लगा थोड़ी देर में 9 बजे 9 बजे टीसीएस के सारे हमारे ग्राफिक्स तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हैं। 9 बजे बायबैक की पूरी चर्चा डन। ठीक है सर, तैयार है। और फिर बोलना मत कि मैंने बताया नहीं। हाँ, 9 बजे सबको जिन जिन की जो समस्याएं मुझे लिख के भेज दीजिए, अभी से ट्वीट कर दीजिए। टीसीएस के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं जी, क्या है आपके मन में सवाल। जो भी सवाल है, मैं अभी थोड़ी सी देर में मैं ट्विटर पे अपना पढ़ना शुरू करूँगा। जब तक दीपा सारे खबरों वाले शेयर और ये सब ट्रिगर्स और सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट बताएंगे, तब तक मैं ट्वीट पढ़ूंगा। आपका टीसीएस को लेकर कोई भी सवाल है मुझे बता दीजिए, 9 बजे मैं आपके जवाब दे दूंगा। 9 बजे नहीं, सॉरी 8:55 पे ही। 9 बजे बाद प्री ओपनिंग सेशन शुरू है, मैं 8:55 ही शुरू कर दूंगा। ठीक है दीप? डन? ठीक है सर, डन। चलिए, तो टीसीएस बायबैक बस कुछ ही देर में करेंगे, इस पर भी चर्चा। 9 बजे आप अपने सवाल हमें भेजें। आइए तब तक आज की खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज जानते हैं देवांशी, वरुण और आशीष के साथ। मॉर्निंग देवांशी, बताएं ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो टीसीएस जिसकी हमने बात की, आज से खुल रहा है तो इस पर नजर होगी। पीएनबी हाउसिंग, आज बोर्ड की बैठक है, पूंजी जुटाने पर यह बोर्ड की बैठक होने वाली है। पेनार इंडस्ट्रीज की भी बायबैक पर फैसला होगा और इसी पर बोर्ड की बैठक है। आज प्रधानमंत्री जो हैं वो एक पोस्ट बजट वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे वेबिनार होता हुआ दिखेगा, जहां पे प्राइवेटाइजेशन, पीएसयू डाइवेस्टमेंट, असेट मोनेटाइजेशन जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होती हुई दिखेगी। जो पीज हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, एएमसीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, रियल एस्टेट कंपनीज से हैं जो इसमें शामिल हुए। आज सीसीआई की कैबिनेट बैठक भी है 11 बजे, तो इस पर भी नजर रखें। और वेदांता, आज जो इंटरिम डिविडेंड स्टॉक पर एडजस्टमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। एलआईसी के आईपीओ के लिए अच्छी खबर, एलआईसी के डीआरएचपी को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, फाइनल ऑब्जर्वेशन लेटर भी जारी कर दिया है। इंडसइंड बैंक फाइनली, अब देखिए हमने देखा था 2020 से लेके 2021 के बीच में उन्होंने बिना कंसेंट के उनकी जो सब्सिडरी है जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनकी तरफ से
कुछ लोन्स डिसबर्स किए गए थे। उसके बाद एक विसल ब्लोअर ने इसके ऊपर कंप्लेन की थी, उन्होंने डेलॉइट को हायर किया था इंडिपेंडेंट रिव्यू करने के लिए। अब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, तो डेलॉइट का ये कहना था कि जो टेक्निकल ग्लिचेस थे वो जो प्रोसेस में चेंजेस हो रहे थे उसके चलते आते हुए दिख रहे थे, उस पर रिव्यू करना चाहिए। कुल मिला के 8.87 करोड़ का अगर आप प्रोविजंस को हटा देते हैं तो इसका इम्पैक्ट कंपनी पर आता हुआ दिख सकता है। ऑपरेशनल इश्यूज हैं जिसको डेलॉइट ने हाईलाइट किया है, जिसमें सुधार की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है, और साथ ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको उन्होंने 21 सितंबर से ही डिसकंटिन्यू कर दिया है। 21 के क्वार्टर में कंपनी दे चुकी है, और इनका कहना है कि आने वाले समय के लिए जो रिस्क मैनेजमेंट है, फ्रेमवर्क है, कंट्रोल फ्रेमवर्क, वो इन प्लेस है, मजबूत है, उस पर कोई चिंता की बात नहीं है। तो ओवरऑल जो रिव्यू है वो कंपनी ने शेयर कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। वरुण, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले एविएशन काउंटर्स यहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है अब वो शुरू हो जाएगी। सरकार से परमिशन मिल चुकी है, तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही है। शालीमार पेंट्स प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ये कंपनी जो है करीब 150 करोड़ के आसपास जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। कुछ प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स को 130 रुपये 50 पैसे के भाव पे ये वारंट्स जारी करेंगे। तो जो प्रमोटर्स है उनको वारंट जारी करेंगे करीब 75 करोड़ के आसपास के, और नॉन प्रमोटर्स को 75 करोड़ के वारंट जारी करने वाले हैं। जिंदल स्टेनलेस, इस कंपनी ने एक अपडेट दिया है, बेसिकली सफाई दी है कि निकल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने सफाई दी है। इनका कहना है कि रूस पर या यूक्रेन पर इनकी निर्भरता जो है वो काफ़ी कम है। भारत और इंडोनेशिया से ज़्यादातर जो निकल है वो आता है। यूरोप से भी थोड़ा बहुत निकल आता है, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो काफ़ी कम है, और आगे भी कंपनी जो है एक्सपोर्ट्स पर फोकस करने वाली है। ये क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आया है। रेडिंगटन इंडिया इस पर नज़र रखेगा, क्योंकि एप्पल ने आईफोन SE जो है 3rd जनरेशन 5G सपोर्ट के साथ उसको लॉन्च कर दिया है। कीमत जो है 44,000 के आसपास की है। और आखिरी में एक बल्क डील है जिसमें GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 6.1 लाख शेयर्स यानी कि 0.63% हिस्सा जो है बेच दिया है। 1280 के भाव पे ये सौदा हुआ है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट खबरें और कुछ प्रमोटर ब्रोकरेज एक्शन भी होते हुए दिखाए। आइए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट जाने FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए भारतीय एयरटेल, यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 915 का लक्ष्य दिया, 683 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि एंटरप्राइज सर्विस में अगर आप देखें तो टाटा कम्युनिकेशन से बेहतर काम जो है भारतीय एयरटेल कर रहे हैं। आगे जाकर ग्रोथ भी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी और वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है, जिसके चलते मान रहे कि स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर CLSA की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, क्योंकि खरीदारी किराए को बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटा है, 1300 से घटाकर 1174 कर दिया, 895 कल की क्लोजिंग है। लेकिन अगर आप कमेंट्री देखें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे बिजनेस में काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली कोविड के बाद, इसके अलावा FY27 तक जो है 30% CAGR की जो ग्रोथ है इसका ये अनुमान लगा रहे। रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल बता रहे, वैल्यूएशन अच्छी लग रही है, जिसके चलते खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं। लेकिन समाव जो लक्ष्य है वो 1300 से घटाकर 1174 कर दिया है। नजारा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, 1615 रुपए का लक्ष्य दिया है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, 1785 जो है क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि सेंटर और स्टेट में जो गेमिंग पॉलिसी है इसको लेकर एक डिस्कनेक्ट है, जिसके चलते एक ओवरहैंग लगातार बना रहता है। लेकिन एक चीज पॉजिटिव भी इन्होंने हाईलाइट की है कि Q1 FY23 से जो है इनके फिजिकल ई स्पोर्ट इवेंट जो है वो शुरू होंगे, तो यहाँ से आपको एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। डिक्सन टेक, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो काफी घटा है, 2930 से घटाकर 2880 के करीब कर दिया है, 4074 जो है कल की क्लोजिंग है। UPL, यहाँ पर बढ़िया रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा, हालांकि जो लक्ष्य है वो घटा है, लेकिन ज्यादा नहीं, 951 से घटाकर 914 कर दिया, 724 जो है क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि फार्म इनकम्स में एक बढ़िया बढ़त देखने को मिली। कंपनी का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया, वैल्यूएशन अच्छे नजर आ रहे हैं, और साथ में चौथी तिमाही यानी इसी तिमाही में अगर आप देखें तो इनके नेट डेट में भी कमी आ सकती है, जिसके चलते पूरा भरोसा बना हुआ है। इंडसइंड बैंक जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 841 जो है क्लोजिंग है, 1220 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स पर फोकस रखेगा, मारुति सुजुकी पर जो है JP मॉर्गन का नोट आया है, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटा है, 7100 से घटाकर 6525 कर दिया है, 6806 जो है क्लोजिंग है। अशोक लेलैंड पर देखें तो रेटिंग को अपग्रेड किया है,
लेकिन जो लक्ष्य है इसमें मामूली 5 रुपए की कटौती की है, 135 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। टाटा मोटर्स पर भी देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, हालांकि जो लक्ष्य है वो 630 से घटाकर 515 कर दिया, 392 जो है क्लोजिंग है। और अंत में बजाज इलेक्ट्रिकल, जहां पर भी नजर रखिए, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और जो लक्ष्य है वो 1340 से घटाकर 1223 रुपए कर दिया है, 1111 की जो है क्लोजिंग है। तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन की ऑटोज पर। सर यहाँ पर रखनी पड़ेगी नजर, अपग्रेड किए हैं 2 काउंटर्स को। बढ़िया है, चलो अच्छा है, भाव अच्छे हो गए हैं, एक्चुअली भाव बढ़िया हो गए। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है, ऑटो स्टॉक्स की जो बैंड बजी है उसका रीजन 2 है। एक, कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ गए, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो नेचुरली डिमांड कम होती है, इवेंचुअली, सेम डे ना हो, आज ना हो, लेकिन इवेंचुअली होती है। दूसरी चीज़ जो है, जिस तरह से मेटल्स के दाम बढ़े, इनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत तेजी से एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम, स्टील, जो भी ये यूज़ करते हैं, और अगर ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं जो भी, तो वो भी तो बनता कच्चे तेल से ही है। बिल्कुल। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट से मार पड़नी है, और दूसरा डिमांड से, तो डबल मार पड़ी। इस वजह से ऑटो कंपनी की हालत बड़ी ख़राब हुई है ये पिछले कुछ दिनों में। अब धीमे धीमे देखते हैं इस सिचुएशन में कोई बदलाव आता है, लेकिन भाव भी वैसे हो गए कि जो आपके मुंह में पानी ले आए। कहाँ 9000 की मारुति सोचे थे, अब 6000 की मारुति होती दिख रही है। ठीक है ना। तो चलिए, ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स, इन पर रहेगा फोकस करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स पर तैयार है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, बेस्ट चैनल, बेस्ट पैनल, पिक ऑफ द डे। बंसल जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पहले तो बेस्ट चैनल के बेस्ट पैनलिस्ट वाले, बेस्ट चैनल के अनिल जी, सेनापति को अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु को सुप्रभात। और अनिल जी, पिक ऑफ द डे मेरा वही है जो पिक ऑफ द वीक था। विप्रो काफी अच्छा लग रहा है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करी, विप्रो के साथ ही जाएंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसके अंदर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, तो 575 575 का स्टॉप लॉस है, 607 607 के टारगेट के लिए विप्रो पे खरीदारी की राय है। ओके, तो विप्रो में है खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। ये है आज के लिए पहली पिक। तो आपने दीप को सुप्रभात कहा, मुझे नहीं कहा। कहा ना, कहा सेनापति कहा उन्होंने खाली। अनिल जी देखिए, आपको हाँ बंसल जी, पकड़े गए। अनिल जी अब सेनापति ही बोला जाता है। अनिल जी देखिए, कमान तो देखिए अनिल जी, राजा लोग तो अनिल जी देखिए वो पीछे बैकडोर पे बैठे होते हैं, काम तो सेनापति करता है, और थोड़ी नीचे की है। बट आप तो अनिल जी सुबह से शाम तक काम कर रहे होते हैं। अभी अगर यूएस यूक्रेन के चलते अनिल जी कुछ दिक्कत हो जाए, तो ना सिर्फ आप मतलब कि सेनापति 11 बजे के बाद बैठा मिलेगा, सेना भी बैठी मिलेगी अनिल जी। हाँ, तो अनिल जी सेनापति हुए, जो काम करता है वो सेनापति, अनिल जी राजा तो पीछे बैठता है। अनिल जी, बंसल जी के साथ खासियत ये है कि जितने एक्सप्लेनेशन देते हैं उतने फंसते जाते हैं, है ना। बंसल जी ने सोचा था मेरा बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, उसमें फंस गए। चलिए बंसल जी, मान लिया आपने सेनापति को यानी मुझे कह दिया, तो दीप को तो फिर भी नहीं कहा आपने। तो 2 में से एक ही को कहा गुड मॉर्निंग, बस तो आप फिर भी गए। अनिल जी जी नहीं अनिल जी, दीप को मैंने दीपांशु कह के गुड मॉर्निंग कहा था। मैं सारथी बोलता और दीप कहीं माइंड कर जाते, इसलिए मैंने दीप को सारथी नहीं बोला। अनिल जी चलिए, तो सुबह सुबह थोड़ा सा मैंने सोचा कि मुस्कुरा लिया जाए, और बंसल जी हमें हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ मुस्कुराहट के लिए मौका दे देते हैं, ऐसे पल दे देते हैं। धन्यवाद बंसल जी, पिक के लिए भी और हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए भी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आपका जो आज सुबह सुबह बंसल जी ने डिमोशन किया है अनिल जी, मैं तो अनिल जी हमेशा ये कहता रहा हूं कि आप अनिल जी जहां पनाए, और हम सब जो है अनिल जी आपके नवरत्न है, तो आज आपको सेनापति बना दिया अनिल जी। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा महसूस कर रहे हैं अनिल जी? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। महसूस अच्छा इस बात को लेकर कर रहा हूँ कि मैंने बंसल जी के मजे लिए, बस इस बात का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सब चीजें फालतू है, व्यर्थ है, सब यही का यही रह जाएगा। बंसल कुणाल जी कहीं कुछ जाने वाला नहीं। आप लोगों का प्यार है, दर्शकों का प्यार है, वही साथ में रहने वाला है। बाकी कुछ भी किसी को कुछ भी कहे। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, मैं भी बंसल जी की तर्ज पर आईटी कंपनी के साथ जाऊंगा, लेकिन मेरा अनिल जी ये जो ट्रेड है ये पोजिशनल रिकमेंडेशन है अनिल जी, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, मीडियम टर्म के लिए है। खरीदारी की राय है मैस्टेक पर। मुझे लगता है कि एक बॉटम बन चुका है मैस्टेक में,
जहां कल बंद हुआ उससे नीचे मिले तो खरीदारी करनी है। और यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 2625 का, 2625 के स्टॉप लॉस से मैस्टेक को बाय करें। और मुझे लगता है नहीं जी इसको वक्त देंगे तो ये स्टॉक जो है आपको वापस से 3000 के ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। तो यहां पर गिरावट में मैस्टेक में मेरी खरीदारी कराएं। तो मैस्टेक में करें खरीदारी। ये एक बेहतरीन क्वालिटी का शेयर जो पसंद है कुणाल जी को खरीदारी करने के लिए, लेकिन पोजिशनल सिर्फ आज के लिए नहीं, ये ध्यान में रखिए क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट आपके थोड़े दूर के हैं। राउंड फिगर में 3000 पहुंचेगा ऐसा भरोसा पूरा है कुणाल जी का, और हमको भरोसा है पूरा कुणाल जी पर। आइए मुदित जी भी तैयार है। सुप्रभात मुदित जी, बताएं अपना आज का पसंदीदा शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। बिल्कुल देखिए, पिक ऑफ द डे के लिए आईटी स्टॉक ही चुना है क्योंकि इस मार्केट की वोलेटिलिटी में आईटी स्टॉक्स में ही आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो आज के सेशन के लिए जो बाय करके चलना है टेक महिंद्रा को लॉन्ग करके चलेंगे। टारगेट रहेगा 1490 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1440 का। स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में आया है तो लग रहा है और बाइंग देखने को मिल सकती है। कोई भी अगर 10-12 रुपए का डिप आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा 1490 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1440 का। ओके, तो ये है आपके लिए 1440 के स्टॉप लॉस के साथ, 1440 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय मोदी जी की तरफ से। तैयार है हमारे साथ अमरीश सर्विस। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज का पिक है जो स्टॉक अभी आपने डिस्कस किया था, मारुति। ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट किया है लास्ट 10 दिन में, एज वी फील मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स जो है अराउंड द कंपनी, मुझे लगता है कि प्राइस्ड इन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्यूल प्राइस हाइक जो एक्सपेक्टेड है, करीब 15 रुपए का प्राइस हाइक एक्सपेक्टेड है। पहले भी हम लोग सोच रहे थे कि जब पेट्रोल 100 के ऊपर जाएगा तो व्हीकल का डिमांड रिड्यूस होगा, वो तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो इस बार भी उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इमीडिएटली देयर कैन बी सम इफेक्ट, पर स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आई थिंक इट विल गेट नॉर्मलाइज्ड। कमोडिटी प्राइसेस भी राइज हुए हैं लास्ट इतने महीने में, उन्होंने प्राइस भी इंक्रीज किया है। चिप शॉर्टेज भी लाइक आई थिंक इज मोस्टली प्राइस्ड इन, और यहाँ से शायद इंप्रूव होगा आगे जाके। नए लॉन्चेस कर रहे हैं एसयूवी में, करीब 5 एसयूवी उन्होंने लॉन्च कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 years। इस साल शायद हाइब्रिड व्हीकल भी लॉन्च करेंगे। ईवी का जो उनका एंट्री है शायद FY25 में होगा, जब ईवी का जो मार्केट है थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, सबको पता है, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। रेप्लिकेटिंग मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि काफी दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड्स आए हैं लास्ट 20 साल में, और आए और गए भी। तो आई थिंक मारुति इज देयर टू स्टे। सो आई इनफैक्ट एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक। शॉर्ट टर्म में नहीं, शायद मीडियम टर्म में 7800 का मेरा टारगेट है इन द मीडियम टर्म, बट लॉन्गर टर्म मेरा जो टारगेट 10,200 का है दैट रिमेन्स। EPS एक्सपेक्टेशन करीब 291 का है फॉर FY23, तो लॉन्ग टर्म टारगेट 10,200, मीडियम टर्म टारगेट 7,800। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मारुति में खरीदारी करी। 7,800 का छोटा टारगेट है और 10,200 का बड़ा टारगेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अमरीश सर की तरफ से ये बेहतरीन पिक आपके लिए एक और पिक है तैयार सुमित जी की तरफ से। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो पिक ऑफ द डे और आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दिखाएगा वो स्टॉक है डिवीज लैब। 4150 4125 डिप में अगर कोई भी लेवल मिलता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। कल स्टॉक ने लोअर लेवल से एक स्मार्ट बाउंस बैक दिखाया और ये स्टॉक अभी यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है, जिसमें 4250 रुपए से लेके 4300 रुपए तक के लेवल डिवीज लैब में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। 4075 का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के डिवीज लैब पे खरीदारी करना है 4250 से लेके 4300 तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए। लैब पर भरोसा है सुमित जी का, नजर रखते हैं इस पर आज एक्शन बनते हुए दिखेगा। एक्शन में आने वाले हैं कई सारे स्टॉक्स। एविएशन फ्रंट एंड सेंटर होगा क्योंकि फाइनली 2 साल के रोक के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अब फिर से भरने के लिए हैं तैयार। 27 मार्च से ये एक्शन होने वाला है। अमरीश सर जरा एविएशन स्टॉक्स पर भी अपनी राय दें क्योंकि यहाँ पर भी हमने काफी शार्प फॉल देखा है। कच्चे तेल के दाम तो ऑफकोर्स काफी बड़ी ऊंचाई पर है ही सर, रुपया भी रिकॉर्ड लो पर है, बट एटलीस्ट अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल सकेंगी। कैसे देखना है स्पेस को? सेंटिमेंट वाइज क्लियरली तो पॉजिटिव है, तो शायद वी शुड सी अ डिसेंट बाउंस बैक, पर मीडियम और लॉन्ग टर्म में यही मुश्किल है कि इनका मार्जिन्स बढ़ने वाला नहीं है। देयर विल बी ऑलवेज बी प्रेशर ऑन द फेयर क्योंकि काफी ज्यादा है। सो आई मीन फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म एंगल फॉर अ बाउंस बैक शायद ले सकते।
बाउंस पर आप थोड़ा इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म अभी भी भरोसा नहीं है। बट अगर शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आता है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? मुदर जी चार्ट पर राय दें। इंटरग्लोब एविएशन 1600 पर कल की क्लोजिंग है। इंडिगो में कल के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल बना है, लग रहा है यहाँ से कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक में जो पहला टारगेट बनेगा 1650 का होगा, उसको भी निकाला तो 1670, मैक्सिमम अपसाइड 1670 तक हो सकती है। सेल ऑन राइज का ये काउंटर है, क्योंकि इतनी करेक्शन इस काउंटर में हो चुकी है। जब तक ये चार्ट्स पर 1740 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक हर उछाल में बेचने की सलाह होगी। कोई न्यूज के चलते इस काउंटर में बाउंस बैक आता है तो बाउंस बैक में मैक्सिमम 1670 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इंटरग्लोब पर रखनी है नजर, स्पाइसजेट पर रखनी है नजर, दोनों आज आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। एक्शन में आएंगे आज कुछ और स्टॉक्स भी। इंडसइंड बैंक ये भी फोकस में रहने वाला है, अमरीश सर पर भी इससे राय लेंगे। उससे पहले एक चार्ट चेक ले लिया जाए। कुणाल जी, इंडसइंड बैंक के चार्ट को कैसे देखना है? जो भारत फाइनेंशियल ने कुछ लोन्स दिए थे बिना ऑथराइजेशन के, उस पर एक इंटरनल रिव्यू हुआ, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी रिव्यू करा और क्लीन चिट मिल गई। कह रही है कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ना कि बैंक की तरफ से या कंपनी की तरफ से कुछ खराबी थी। चार्ट्स कैसी दिखती है इंडसइंड बैंक की? देखिए दीपांशु, स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हुआ, काफी समय से अंडर परफॉर्म भी है मार्केट को और बैंक निफ्टी को कर रहा है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इन स्तरों के आसपास एक सपोर्ट है और यह तीसरा ऐसा अवसर है जबकि इन्हीं स्तरों के आसपास ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में ट्रेड कर रहा है। तो बहुत संभावना है कि यहां से फिर से आपको एक पुलबैक बनते हुए दिखेगा और इसमें वापस से मुझे लगता है 920 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में पुलबैक जरूर बनेगा, खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है और जो निकलने के लिए एक मौका तलाश रहे हैं 920 925 के आसपास, मुझे लगता है कि इसमें एक एग्जिट मिलेगा। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने की राय है। ओके, तो अगर पोजीशन है तो होल्ड करके आप यहां पर चल सकते हैं। अमरीश सर, इंडसइंड बैंक पर राय सर, वैसे काफी करेक्शन इसमें भी हुआ है, कंसर्न भी था कि किस तरह से ये लोन डिसबर्सल कर रही है इनकी यूनिट, बट अब क्लैरिटी आई है कि एक टेक्निकल डिस्टर्बेंस थी और टोटल अमाउंट भी करीब 13 करोड़ का है जिनकी इन्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को? मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस न्यूज शायद पुल बैक आ जाए, इट कैन गो अप टू 900 920, पर बैंकिंग पैक ओवरऑल मुझे थोड़ा वीकनेस लग रहा है बिकॉज क्लियरली रेट हाइक्स होने वाले हैं आगे जाके ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट 3 to 4 क्वार्टर्स। तो मुझे लगता नहीं कि बैंकिंग ओवरऑल चलेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच इंडसइंड बैंक आल्सो कैन कम अंडर प्रेशर। तो जब ये पुल बैक होगा, आई थिंक दैट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू एग्जिट। जो एग्जिट नहीं कर पाए, आई थिंक दे शुड बी एबल टू बुक आउट। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक। खबर तो अच्छी है और रेडार पर भी रखें इस स्टॉक को। एविएशन काउंटर्स पर भी आपको आज एक्शन बनते हुए दिखेगा। एक्शन दिखने वाला है पीएनबी हाउसिंग पर, क्योंकि फाइनली इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। आपको याद होगा लास्ट टाइम सेबी के ऑब्जर्वेशंस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। अब पूरी क्लैरिटी के बाद आज मिलने वाले हैं फंड रेजिंग को लेकर। बंसल जी, चार्ट्स कैसे दिखते हैं सर पीएनबी हाउसिंग के? दीपांशु, चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट नीचे में हम देखें तो एक डबल बॉटम लगा हुआ है, स्टॉक का एक डबल बॉटम लगा हुआ है यहाँ पर 400 रुपीज के अराउंड। तो इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर खरीदारी की राय है। खरीदारी डिलीवरी में करनी चाहिए। 400 के नीचे की क्लोजिंग आए तो निकलना है। काफी बीटन डाउन है और अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो ऊपर में 489 490 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 490 का टारगेट बैठता है ऊपर में। ओके, तो ये है आपके लिए पीएनबी हाउसिंग, जहां पर आज आपको रखनी है नजर। देखते हैं फंड रेजिंग को लेकर क्या निकल कर आता है। शालीमार पेंट्स, सुमित जी इस पर अपनी राय दें। कल थोड़ा पॉजिटिव बंद हुआ, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 150 करोड़ जुटाने वाले हैं, प्रमोटर्स को भी शेयर जारी करे जाएंगे। क्या राय देखते हैं? वारंट जारी करे जाएंगे प्रमोटर्स को। क्या राय है सर चार्ट्स पर? दीपांशु, मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक के अंदर मोमेंटम तो देखिए तेजी का बना हुआ है, लेकिन स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 145 से लेके 150 के आसपास निकल के आ रहा है। ये लेवल जब ऊपर में टूटेंगे तो उसके बाद ही इसके अंदर फ्रेश व्यू बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में नहीं टूटेंगे तब तक एक बार फ्रेश बाय का वेट करना है। और नीचे में अगर सपोर्ट टूट गए 128 130 के तो फिर गिरावट आएगी और फिर नीचे में 120 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो एक बार फ्रेश बाय के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। पर फ्रेश बाय के लिए थोड़ा वेट करके आप यहाँ पर चल सकते हैं। नजर रखनी है रेडिंगटन पर भी, और ये भी एक्शन में आ सकता है। आईफोन SE नया लॉन्च हुआ है कल, एप्पल के लॉन्च में हमने देखा। तो हर बार हम देखते हैं रेडिंगटन पर थोड़ा फोकस आता है बाजार का। कुणाल जी, कोई राय रेडिंगटन के चार्ट पर?
देखिए रेडिंगटन का चार्ट मजबूत है दीपांशु। हमने देखा है कि इस फॉल में भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहा है और एक बहुत मजबूत सपोर्ट है मौजूदा भाव के आसपास ही, यानी कि 145 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट इसको हासिल है। तो मुझे लगता है कि उछाल जरूर बनेगा और ये केवल इस उछाल के लिए नहीं बल्कि अगर इसको थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर होल्ड किया जाए तो ये स्टॉक वापस से 175 180 के लेवल्स दिखाएगा। तो मेरी राय में क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, नई खरीदारी के बारे में भी सोच सकते हैं। जी, जिंदल स्टेनलेस इन्होंने सफाई दी है कि ऑफ कोर्स स्टेनलेस स्टील के उत्पादों में निकल का इस्तेमाल जरूर होता है, बट रूस पर इनकी निर्भरता नहीं है। ज्यादातर ये अपने सोर्सिंग भारत या इंडोनेशिया से ही करते हैं, बट ऑफ कोर्स निकल के दाम में जैसा उतार चढ़ाव हुआ है उसका थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा ही। कल हमारे